नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम एनालाइज करेंगे लीग स्टेज का आखिरी मैच, मैच नंबर 20, जो कि होगा मुंबई और आरसीबी के बीच में। तो अब इस मैच में क्या हो सकता है, कौन जीत सकता है, कौन प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। और ये जो डेटा है ये निकलता है हमारे एआई इनेबल्ड टूल से, जिसमें हमें पहले से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कितने पॉइंट्स किस प्लेयर को मिलेंगे आज के इस गेम में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरसीबी की साइड से सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मिलने की संभावना है वो रिचा घोष और राघवी बिस्ट को, बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। और यहाँ से आप देखोगे तो हेली मैथ्यूज, एमिली अकर, नेट सीवर, जो तीनों टॉप ऑलराउंडर हैं, इन्हीं तीनों का टॉप कंट्रीब्यूशन आने वाला है एज यूजुअल। इस डेटा पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी मैच ट्रिविया है, बहुत सारी एनालिसिस है जो कि इस वीडियो में समझाई जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको मज़ा आने वाला है। कल की जो एनालिसिस थी वो भी एकदम बिंदास गई थी। सी बी से एकदम सटीक सजेस्ट किए थे। सी हमारी मैथ्यूज थी वीडियो टीम की, और एमिलिया कर हमारी वीसी थी। और दोनों ने ही मुंबई की साइड से सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए। तो वैसे ही कुछ आज भी एनालिसिस होगा, आज बल्कि और कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज एलिस पेरी होंगी, तो वो भी एक सीबीसी की टॉप कंटेंडर हो सकती हैं, क्योंकि अब वो 4 ओवर भी डाल रही हैं और बैटिंग से तो वो अच्छा करती हैं। तो देखते हैं कि ये जो तीन ट्रिनिटी है ऑलराउंडर्स की, मुंबई की प्लस उधर की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर एलिस पेरी, इन चारों के बीच में हम किसको सीबीसी बना के अपनी टीम को थोड़ा एज दे सकते हैं। बिकॉज अगेन एज यूजुअली मुंबई वाले गेम्स होते हैं वो सारे के सारे सीबीसी पे निर्भर होते हैं स्मॉल लीग या हेड टू हेड की टीम्स में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज आपको जो लास्ट मिनट अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। और फाइनल टीम कॉम्बिनेशंस भी, यू विल गेट 3 कॉम्बिनेशंस, एक जीएल के लिए, एक स्मॉल लीग के लिए और एक हेड टू हेड के लिए। अब ये वेन्यू हमारे लिए इतना नया नहीं रहा। वी हैव विटनेस्ड वन मैच यस्टरडे, जहाँ पे हमने देखा मुंबई ने बहुत अच्छा पहले बैटिंग किया और फिर गुजरात ने भी ऑलमोस्ट चेस कर लिया था, लेकिन फिर भी लास्ट जो ओवर था हेली मैथ्यूज का, उसकी वजह से ये टोटल चेस नहीं हो पाया और डिफेंड कर लिया मुंबई ने। तो बट कहीं ना कहीं जो एक मेन चीज़ निकल गई वो ये कि भाई बैटिंग ट्रैक है यहाँ पे, बॉल बैट पे अच्छे से आती है। अच्छा टोटल टोस्ट पोस्ट करने पे ही आप डिफेंड कर सकते हो, अदरवाइज चेसिंग टीम आराम से 150 160 का टोटल चेस कर भी सकती है। तो पहले मैच में जो हुआ उस हिसाब से देखते हैं क्या हुआ। 189 यानी 179 बना फर्स्ट इनिंग में, और 170 बना सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग में विकेट गिरे मात्र 6, जिसमें एक मिला पेसर को, 3 हुए स्पिनर के खाते में और 2 रनआउट भी हुए थे। दूसरे इनिंग में पूरे के पूरे 10 विकेट गिरे थे गुजरात के, जिसमें 2 विकेट पेसर्स के और 7 विकेट स्पिनर्स के, एक रनआउट यहाँ भी हुआ था। अब इस वेन्यू पे क्या हुआ है, आरसीबी का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। एक ही मैच जीत पाए हैं वो 5 मैच खेल के 2023 के सीजन में। वहीं पे मुंबई को 2023 के सीजन में मिले थे 4 मौके, जो कि उन्होंने चारों के चार जीते थे, और इस सीजन का भी पहला मैच ब्रेबॉन पे जीत लिया। तो उनकी अपने होम ग्राउंड पे बादशाहत कायम है, और शायद वही मोमेंटम लेके वो इस मैच में भी उतरेंगे। ऑल्दो आरसीबी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वो घायल शेर हैं। पिछले सीजन के विनर, और इस सीजन वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। अब चूंकि अभी इस टूर्नामेंट का सिर्फ पहला मैच है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा डिफेंडिंग बायस्ड हो सकता है, या फिर मैं बोलूँगा जो भी एक अच्छा टोटल पोस्ट करके और बॉलिंग बेहतर कर पाएगा। बिकॉज बैटिंग तो देखो दोनों के पास ठीक ठाक है, लेकिन बॉलर्स जिसके पास ज़्यादा बेटर हैं उसके नाम ये मैच हो सकता है। अब जो तुरंत ही जो मैच हुआ एकदम फ्रेश हमारे मेमोरीज में है, जिसमें मैथ्यूज ने क्या प्रदर्शन दिया है भाइयों। 27 रन बैट से, 3 चौके 2 छक्के, जब तक खेलें एकदम क्रिस गेल की तरह खेली। उसके बाद फिर जब बॉलिंग मिली तो 3 विकेट निकाले। एक तो उनको 20 ओवर मिल गया था, तो वहाँ पे उनको 2 विकेट मिल गए, प्लस इन्होंने कैच भी किया एक। तो फील्डिंग में भी एक्टिव थी, बैटिंग में भी एक्टिव थी, और बॉलिंग से भी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया। एमिलिया करी पीछे नहीं रही हैं, 3 विकेट उन्होंने भी लिए। ऑल दो रन्स के मामले पता नहीं क्यों इतनी अनलकी हैं, दिस वॉज हर थर्ड रन आउट।
मतलब ओपन करते हुए जब इनके पास सबसे अच्छा मौका है, फ्रेश विकेट है वहाँ पे, एक पहला अच्छा स्कोर बनाने का, वो भी नहीं बना पाई जस्ट बिकॉज शी इज अनलकी, गॉट रन आउट। हरिकेन कौर, जो कि ना गुजरात के लिए एकदम शामत है, मतलब कहर ढाते हैं गुजरात की टीम पे। तो इन्होंने फिर से जाहिर किया अपनी एक हाफ सेंचुरी मार के कि गुजरात भाई मेरी फेवरेट टीम है, उसको तो चबा जाऊंगी। तो वो कच्चा चबा गई बैट से। शबनम इस्माइल, जिनके लिए पहला मौका था ब्रेवॉन पे खेलने का, उन्होंने 2 विकेट लिए और बहुत ही अच्छे विकेट लिए। नैट सीवर बॉल से फ्लॉप रही, उनको अब 3 ही ओवर मिल रहे हैं दोस्तों, 1 ओवर कट रहा है उनका पिछले 2 मैचेस से, बट बैटिंग से 38 रन की एक शानदार पारी। अमनजोत कौर, जिनको अब थोड़ा प्रमोशन मिल गया है इस मैच में, उनको 5th नंबर पर स्लॉट इन किया गया है इवन ईस्ट भाटिया से ऊपर। उन्होंने 27 रन मारे बहुत ही अच्छे अंदाज में, बट विकेट लेस गई, 1 ही ओवर मिल रहा है उनको। तो इनको अब एज आ बैटर ही कंसिडर कीजिएगा, बॉलिंग से विकेट मिल जाए वो एक लक वाइज चांस की बात है, बिकॉज इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है। ये दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं 6-6 मैच, जिसमें अगेन मुंबई का पलड़ा बहुत भारी है, 4 बार जीत चुके हैं, आरसीबी 2 बार जीत के थोड़ी बहुत तो दावेदारी खुद कर सकती है आज के मैच में भी। अब इस सीजन का इनका हेड टू हेड मुकाबला रिव्यू कर लेते हैं, जहां पे कौर की आई थी 50, नेट्स की 42 प्लस 1 विकेट। सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रदर्शन आया था वो आया था अमनजोत कौर का, 34 नॉट आउट 3 विकेट, और ये इनको मात्र 2 ओवर मिले थे, उसी में उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए थे। मैथ्यूज 15 रन 1 विकेट, संस्कृति गुप्ता 1 विकेट, इस्माइल 1 विकेट। यहाँ पे कर गई थी फ्लॉप, विकेट लेस, बैटिंग से भी कुछ खा नहीं गया था। आरसीबी ने भी ठीक ठाक खेला था, वहां से पैरी की आई थी 81, तभी बॉलिंग नहीं डालती दोस्तों, बट फिर भी बैटिंग से सबसे अच्छा प्रदर्शन उनका आया था। सेकंड बेस्ट मैं बोलूंगा, सबसे बेस्ट उनका 90 रन का प्रदर्शन है इस मैच में, इस सीरीज में सॉरी। ऋचा घोष के 28 रन, मंदाना का 26 रन, किम गार्ड के 2 विकेट, बरेम के 3 विकेट, एक तरफ का 1 विकेट। यहाँ से रेणुका ठाकुर हुई थी फ्लॉप, और ये मैच भी जीता मुंबई ने। ये मैच हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं पिछले हेड टू हेड के मैच में, बट फिर भी एक बार सरसरी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे भी कौर का एक 33 रन था, एमिला कर यहाँ पे 27 मारे थे, विकेट से अगेन नेट सीवर और मैथ्यू से कंट्रीब्यूशन रहा था, और सकाई शाह जो खेल नहीं रही है, बट उनके भी 2 विकेट आए थे। पैरी ने यहाँ भी 66 किए थे और 1 विकेट भी लिया था, तभी बॉलिंग डालती थी। बरेम का यहाँ भी एक अच्छा प्रदर्शन आया था, 1 विकेट और 18 रन। ऋचा घोष 14 रन 2 स्टंपिंग। यहाँ पे मंदाना फ्लॉप हुई। पिछले सीजन का जो दूसरा मुकाबला था, यहाँ पे सजना, जो कि बहुत नीचे है बैटिंग ऑर्डर में, बट इन्होंने यहाँ पे 30 रन किए थे। मैथ्यूज ने 26 प्लस 1 विकेट, कौर ने 22 रन प्लस 1 विकेट, सिवर का 1 विकेट, इस्माइल का 1 विकेट। तो आप देखेंगे एमिलिया का उतना ज़्यादा फीचर नहीं हो रही हैं, तो हेड टू हेड में एमिलिया थोड़ा सा नीचे आ जाती हैं। पैरी के अगेन यहाँ पे 40 रन 6 विकेट, ये एक ड्रीम मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस था। 6 विकेट हॉल डब्ल्यूपीएल के इतिहास में किसी प्लेयर ने नहीं लिए हैं पैरी के अलावा, और वो हॉल आया था इनका मुंबई के खिलाफ। ऐसे कुछ प्रदर्शन अगर आज आ जाता है तो एक तरफा ये मैच पैरी जिता सकती हैं, और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। मंदाना खुद फ्लॉप चल रही हैं। मंदाना का यहाँ पे 11 नहीं आया था, ऋचा घोष के 36 रन। तो मतलब देखा जाए कि बैट से जो 2 प्लेयर चल सकते हैं कल के मैच में भी, यानी आज के मैच में, वो पैरी और ऋचा घोष ही हैं। मंदाना से फिर से उम्मीद कम है, बिकॉज वो फॉर्म में नहीं है। ये सीजन 2 का ही एक और मैच है, जिसमें कर के 40 आए थे लेकिन विकेट नहीं मिले। वस्तिका भाटिया के 31 रन, सिवर के 27 प्लस 2 विकेट, मैथ्यूज के 26 रन। यहाँ पे विकेट लग गई थी, सैका इशा का 1 विकेट। अब ईशा को तो खिला नहीं रहे हैं, तो ईशा को खिलाते हैं तो शायद इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती हैं, पंट हो सकती हैं। विकेट काफी लिए उन्होंने हेड टू हेड में। एलिस पेरी के 44 रन नॉट आउट, बरेम के 27 प्लस 1 विकेट, पाटिल अब जो खेल नहीं रही है बट उनका भी 1 विकेट आया था। तो अगेन बॉलिंग से मैं बोलूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बरेम रहेंगी, तो उनको नहीं छोड़ना है, जो गलती लास्ट मैच में मैंने की थी अपनी फाइनल टीम में, नॉट इन वीडियो टीम। सीजन 1 पे चलते हैं। यहाँ पे भी कर का बल्ला भी चला था और बॉलिंग ली थी, तो ये इकलौता मैच है जहाँ पे कर का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था। बाकी हेड टू हेड में उनका कोई ज़्यादा प्रदर्शन नहीं देखा हमने अच्छा। मैथ्यूज का 24 रन, सिवर के अगेन एक ऑलराउंडर प्रदर्शन, 13 रन 2 विकेट। ईशा का एक विकेट फिर से यहाँ पे आ गया। भाटिया जो कि फॉर्म में नहीं है और ओपन भी नहीं कर रही है, तो उनको उन्होंने भी हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा किया है। पैरी अगेन 29 प्लस 1 विकेट, ऋचा घोष 29, मंदाना 24 रन, कनिका आहूजा 12 और 2 विकेट। ये एक इकलौता प्रदर्शन आया था जो कि कभी कभी आता है कनिका से। यहाँ पे थोड़ा आप पॉज लेते हैं, मैं अपनी शक्ल बड़ी कर देता हूँ, जगह बहुत है यहाँ पे। अब जरा आप देखो, मैंने यहाँ पे पॉज रखने के लिए क्यों बोला। ये मैच होने वाला है ब्रेवॉन में आज का। ये वाला जो हेड टू हेड है ये भी ब्रेवॉन का है, बहुत ही रेलेवेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें पक्का रिपीट होंगी, जैसे कि हमने कल के मैच में देखा, गुजरात के मैच में रिपीट हुई थी। गार्डनर बॉलिंग से चली, 1 विकेट लिया, बट बैटिंग से 0 पे गई।
इसलिए हम सीबीसी नहीं किया था, वो हमारे लिए फल गया। अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे अच्छा जो प्रदर्शन आया था वो आया था मैथ्यूज का, 77 नॉट आउट, 3 विकेट। और ये ऑलरेडी इस मैच में अच्छा करके आ रही हैं इसी ग्राउंड पे। स्ट्रेट कैप्टेंसी ऑप्शन है इवन ओवर पैरी। सिवर का भी यहाँ पे 55 नॉट आउट आया था, 1 विकेट। स्ट्रेट वीसी ऑप्शन है ओवर पैरी। क्यों बोल रहा हूं मैं, पैरी का देखिए विकेट जो उन्होंने 6 विकेट लिए थे तब वो फॉर्म में थी बॉलिंग से। इस सीजन वो पहली बार तो इंजरी के बाद बॉलिंग डाल रही पहली बार ही। पिछले मैच में 4 ओवर डाले, वो विकेट नहीं मिले। आज भी मुझे उम्मीद नहीं है वो 6 विकेट तो नहीं लेने वाली, हद से ज्यादा 1 विकेट ले लेंगे। बैटिंग से इस ग्राउंड पे वो काफी लकी साबित हुई थी, 13 रन पे रन आउट हो गई थी। अब बॉलिंग से मैगी साबित हुई थी, दूसरे ओवर में ही बॉल करा रही थी और मैच जीत लिया था मुंबई ने। तो कहीं ना कहीं पेरी के साथ थोड़ा सी बीसी के साथ रिस्क रहेगा। सी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं उनको बनाने का, एक तो आरसीबी वैसे भी फॉर्म में नहीं है, और बीसी भी आप सोच समझ के बनाना। स्पेशली मैं बोलूँगा कि बैटिंग सेकंड में एक बार फिर भी ट्राई करते हैं। बैटिंग फर्स्ट में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मौके रहेंगे मुंबई के प्लेयर्स के पास, विकेट्स लेने के भी दोनों ऑलराउंडर के पास, और रन बनाने के लिए भी। तो ये दोनों सेफ मुझे सीबीसी लगते हैं आज के मैच में ओवर पैरी, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड, जहाँ पे पैरी चलो रन आउट होगी, लेकिन यार विकेट तो लेना चाहिए, बट विकेट भी नहीं लेता ब्रेवोन में उन्होंने, क्योंकि वैसे भी यार देखो ये बॉलिंग पिच नहीं है, बैटिंग पिच है दोस्तों। तो बैटिंग से देखो ये दोनों अच्छा कर सकती हैं और करके भी आ रही हैं इसी ग्राउंड पे, इसलिए, और इनके बॉलिंग से भी अच्छे फिगर हैं। तो जाहिर सी बात है यार कि ओवरऑल मुझे इनसे ऑलराउंडर वैल्यू मिल ज़्यादा मिल सकती है रादर देन पैरी। तो इसलिए सेफ बीसी बीसी मुझे अभी पैरी नहीं दिखती हैं, दैट इज़ द ओनली लॉजिक। वो मैंने यहीं एक्सप्लेन कर दिया, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी रिवील कर दी अपनी टीम के बारे में। अब आगे आपके लिए बस बचेगा कि भाई प्लेयर कौन कौन से लेने हैं। यस्तिका भाटिया का यहाँ पे 45, तो यस्तिका भाटिया के लिए एक ध्यान रखना। देखो एमिलिया कर 2 बार ओपन कर चुके हैं, दोनों बार, एक बार वो फ्लॉप हुई, और आज के मैच मतलब ये जो पिछला मैच था इसमें वो रन आउट हो गई। अगर हो सकता है कि मूड वापस से बदल जाए और यस्तिका भाटिया को ओपनिंग दे दी जाए, तो दोस्तों यस्तिका भाटिया को आराम से आप लेके जाइएगा, वो मुझे लगता है अच्छा खेल सकते हैं। टच में अच्छी दिखी थी जो आज जो भी 4-5 बॉल मिली वो खेलने के लिए, क्योंकि हेड टू हेड में यस्तिका भाटिया ने बहुत मचाया है। इशाक के फिर से 2 विकेट, एमले करके 2 विकेट। तो इशाक तो देखिए वही है यार, पंट पिक वाली बात है, लेकिन अब वो जब खेलें तब तो पंट करोगे आप, तो पंट आप ले ही नहीं पा रहे हो इशाक के ऊपर। अब इधर से रिचा मंदाना, ये 2 से रन आए थे थोड़े बहुत, और कनकाजो से रन भी आए थे। विकेट जिन्होंने लिए थे, यानी विकेट लिए कितने होंगे, 1 विकेट गिरा था, वो लगी थी प्रीति बोस, जो कि कहीं उनका नाम निशान नहीं है सीजन। तो बात खत्म हो गई, इनके बॉलिंग कोई चली नहीं थी इस ग्राउंड पे, तो कम से कम बॉलर रखेगा आरसीबी के आज के मैच में भी। तो ये सारी ज्ञान की बात हो गई इसी स्लाइड पे, जो मेजर मैं बाद में रिवील करता हूँ। अब मैं अपनी शक्ल छोटी कर लेता हूँ ताकि आप सारा प्लेइंग लाइनअप देख लो। मेरे को नहीं लगता मुंबई अपने किसी भी लाइनअप किसी भी प्लेयर के साथ छेड़छाड़ करेगी। एक जो चेंज यही हो सकता है कि यस्तिका भाटिया से वापस ओपन करा दे रहा है, और तो मुझे कोई चेंज नहीं लगता। और उस केस में कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, फैंटेसी वैल्यू। तो देखते हैं लाइनअप क्या होता है, बाकी सारे प्लेयर यही होंगे, मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा। इशाक को अब शायद ही मौका दें वो। आरसीबी के साथ देखो मुझे लगता है कि वो चेंज करें, करना चाहिए उनको। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने डीन को मौका दिया, जब उनको अब ये समझ में आ गया कि अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि लास्ट मैच में तो क्वालिफाई के चांसेस थे, बट उनके चांस खत्म हो गए। तो सबनेरी मेघना को लेके आए थे, तो उनके साथ तो कंटिन्यू करेंगे, बट मुझे लगता है एक चांस अब हैदरग्राम को भी दे सकते हैं वो। मे बी किम गार्थी का वो चांस दिया जा सकता है, क्योंकि डीन ने ठीक ठाक किया, देखो 1 विकेट भी लिया और उनसे 20 ओवर डलवाया, और मैचअप में भी डीन का नाम काफ़ी रिपीट होता है, और डीन को तो रखना चाहिए प्लेइंग 11 में। और चूंकि स्पिन से थोड़ी हेल्प भी मिली थी आज के मैच में, देखा जाए तो स्पिन के ज़्यादा विकेट हैं, डिस्पाइट मतलब बैटिंग फ्रेंडली पेस थी, बट फिर भी स्पिनर्स को आप देखिए, टोटल 16 विकेट गिरे हैं दोनों इनिंग मिला के, उसमें अकेले स्पिनर्स के 10 विकेट हैं और 2-3 रन आउट भी हैं। तो बस एक हैदरग्राम का मुझे लगता है कि एक उसको मौका दे दो, आखिरी मैच है आपका, उसको भी खिलाई दो जब आपने लिया है, खरीदा है तो। बाकी तो मुझे तो कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल चेंजेस जो होंगे वो देख लेंगे, है ना। बट मोर और लेस ये टीम रहेगी। फॉर्म में देखिए अब कौन कौन है वो समझ लेते हैं। सबसे अच्छी फॉर्म में तो यार ये इनके दोनों ऑलराउंडर हैं, एलिस पेरी उधर से और एमिला कर, ये चार तो फॉर्म में हमेशा ही रहते हैं। वरेम भी अच्छी फॉर्म में थी इस बार, ऋचा घोष बहुत अच्छा किया है, इस्माइल ने बहुत अच्छा किया है, ठाकुर का ये सीजन बहुत अच्छा गया, ऑल्दो लास्ट मैच खराब गया, और इससे एक मैच पहले भी उन्होंने विकेट लगी, तो दो टोटल 7 मैच में ये 2 मैच खराब गए हैं और 5 मैच अच्छे गए हैं। कौर
अब मौका मिल रहा है, अब ये घूम लग आ गया, अब ये भाई इनका बल्ला चलेगा, ये फॉर्म में वैसे भी हैं। अमनजोत कौर अब एक उभरती हुई सितारे दिखी है इस सीजन। स्मृति मंदाना बहुत नीचे चली गई हैं। तो फॉर्म तो मैं क्या बोलूँगा, बेकार फॉर्म है, लेकिन अब बाकी प्लेयर इनसे भी ज़्यादा बेकार गुजरे थे, इसलिए इनको भी रखना पड़ा टॉप 11 में। हेड टू हेड में देखिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये ऑर्डर देख लो एवरेज फैंटेसी पॉइंट के बेसिस पे। अब यहाँ पे आप देखोगे हेड टू हेड में पैरी, नेट रिसीवर और मैथ्यूज यहाँ पे भी मतलब ये तीन ही आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ही करके साथ सीबीसी का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि दो टेबल में हमारी ये तीन टॉप पर आ गई हैं, बात खत्म। ठीक है, हेड टू हेड में ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि एक एक स्कोर कार्ड, तो ज़रूरी नहीं है सारे स्कोर का द्वारा देखो आप। ऑलरेडी आप समझ जाओ कि भाई ये पैटर्न है, ये मतलब ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में आप लेने चलोगे तो आपके पास आखिरी प्लेयर अमनजोत आएगी। अब आप देखो तो वेन्यू पे, वेन्यू वाला ये वाला रिकॉर्ड देखना जरूरी है थोड़ा सा, इसमें जरूर एमलेकर थोड़ा सा ऊपर आ जाती हैं और पैरी यहाँ पे थोड़ा नीचे चली जाती हैं। तो अब सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अपन ये फिगर आउट कर सकते हैं कि यार देखो, जो कॉमन रहेंगे ना टॉप 3 में, वो रहेंगे नेटसीवर और मैथ्यूज। बात खत्म हो गई यार, अब इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना सीबीसी में। ठीक है, पैरी का वही है यार, बॉलिंग से इस सीजन उतना नहीं चली है यार, 3 मैच में बॉलिंग डाली और 1 विकेट लिया है। तो सिर्फ बैटिंग बैटिंग के बेसिस पे उनको बीसी बना के बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। बट एक केस में आप रख सकते हो, जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई आरसीबी मैच जीतेगी और अच्छे से जीतेगी, तो फिर वहाँ पे पैरी हो सकता है 50 सुपर हो, एक आध विकेट हो। उस केस में उनको सीबीसी करने का फायदा होगा, नहीं तो जो मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से नैट सिवर मैथ्यूज आर द बेस्ट ऑप्शन। तो वेन्यू पे देखिए, इस्माइल का बस ये एक मैच जो खेला उन्होंने रिसेंटली, उसकी वजह से उनका नाम आ गया है। वैसे तो कुछ ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड थे नहीं प्लेयर्स के, और भी कनिका हो जाएगा, देखिए एवरेज कुछ नहीं है, 16 पॉइंट निकाले उन्होंने। तो ये 83 है, लेकिन मैंने नीचे इसलिए रखा क्योंकि एक मैच के बेसिस पे, ये 2-3 मैच भी होते तो फिर इनका एवरेज थोड़ा ऊपर होता। लेकिन आप देखोगे तो जो टॉप के प्लेयर है ना, वो ये इतने ही हैं, जिसमें आप पहली तक मान लो। मंदाना का एवरेज भी कुछ खास नहीं है, 34 पॉइंट्स का ही है। घोष भी इस ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं खेली। अमनजोत कौर अभी तक तो अच्छा नहीं खेली थी, बट पिछले मैच की वजह से ये थोड़ा अब इनका एवरेज बढ़ गया है 20 पॉइंट का, वरना तो इनका एवरेज 9 पॉइंट का था। लेकिन यस्तिका वाडे वहीं पे जो दोस्तों अभी नीचे कर रहे हैं बैटिंग, इनका बैन रिकॉर्ड भी अच्छा है और हेड टू रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इनको अगर ऊपर मौका मिलता है ओपनिंग का, भाई आंख मूंद के मैं यस्तिका वाडे को मौका दूंगा, बात खत्म। उस केस में फिर मैं अमनजोत को ड्रॉप करूंगा, बिकॉज वो भी एज अ बैटर खेल रही हैं। बॉलिंग से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ओवर ही नहीं मिल रहे, पर्णिका और संस्कृति ज़्यादा ओवर करा रही हैं उनसे। सेंटीमेंट दोस्तों अब ये ऑलरेडी बन गई है, जिसमें आपके 50% से ऊपर सारे सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर ऑलरेडी मैंशन है। इसमें मैंने बोल दिया आपको रिस्क क्या लेना है, केवल अमनजोत कौर पे रिस्क लेना है, सॉरी, रेणुका ठाकुर और अमनजोत कौर पे। मंदना पे रिस्क मत लेना दोस्तों, बिकॉज देखो ओपन कर रही है और ये वाला पिच जो है ना, वो बैटर को सपोर्ट कर रहा है। रेणुका ठाकुर को यार छोड़ सकते हो, बिकॉज अगेन बैटिंग फ्रेंडली पिच है ना, विन रिकॉर्ड अच्छा है ना, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले मैच में भी जो इस साल भी हुआ है ना, उसमें भी वो विकेटलेस गई थी अगेंस्ट मुंबई। तो ठाकुर तो मुझे लगता है कि फिर से आप, और इनको अगर इनका पावर प्ले पड़ गया तो फिर इनको सीधा 3 ही ओवर मिलते हैं और चौथा ओवर मिलता ही नहीं है। अमनजोत कौर एक ही कंडीशन में ले जाऊंगा मैं, अगर यश का भाटिया का ऑर्डर नीचे आता है, अगर उसका ऊपर आ गया तो अमनजोत फिर ड्रॉप हो जाएंगी, और रिंको की जगह मैं ले जा रहा हूँ चार्ली डीन। बात खत्म, ये बस एक सिंपल सा चेंज है, बाकी ये सारे प्लेयर मैं ले जा रहा हूँ, आप भी ले जाओ। सेफ टीम की बात है, वैसे तो जो ले जाना है वो ले जाओ। 49 वाली टीम में तो आप कुछ भी ले जाओ, सजना को ले जाओ। ठीक है, अब अपने जो सारे पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से ये 9 प्लेयर की शॉर्टलिस्ट निकाली, जिसमें 6 प्लेयर हैं मुंबई के। ये तीनों ऑलराउंडर की ट्रिनिटी, हरमनप्रीत द कैप्टन, इस्माइल द फियर्स बॉलर। ये स्माइल नहीं करते, एकदम गुस्से में रहते हैं, इनके पोस्टर देखोगे ना एकदम मतलब काली देवी का इनका रूप रहता है पोस्टर्स में भी। अमनजोत कौर जस्ट बिकॉज वो बहुत बैटिंग से ऊपर आ रही हैं और इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है, मतलब पिछले मैचेस में भी हेड टू हेड एंड ऑल। हेड टू हेड में तो देखो ना 3 विकेट ले गए थे इस सीजन, तो वो तो भाई अलग ही प्रदर्शन था। तो वैसा कुछ अगर आज भी आ गया तो रखो भाई, यस्तिका भाटिया और वर्सेस इनके बीच में जो है क्लैश, वो देखते हैं कैसे करना है मैनेज। एलिस पेरी, मंदाना, ऋचा घोष, मतलब ना रेणुका है ना किमगार्थ है ना यहाँ पे आपकी वरेम है, क्योंकि वरेम को वेन्यू का एक्सपीरियंस नहीं है, वो 23 में नहीं खेली है इस ग्राउंड पे। अब आप देखिए फिक्स प्लेयर, इसको तो ले जाओगे यार फिक्स, इधर वे चाहे इसका ऊपर आए चाहे वो नीचे बैटिंग करे। कौर को आप छोड़ नहीं सकते, मंदाना को छोड़ना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में नहीं है। पैरी, एमिलिया कर, मैथ्यूज, नेटसेवर, इनके बीच, इनके बिना टीम बनाने का आप मत करिएगा।
अब इधर से डिफरेंशियल देखे वो यस्तिका वाडिया इसीलिए हैं, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वेन्यू और हेड टू हेड पे, प्लस अगर ऑर्डर पर आता है तो ये एक एसेट साबित हो सकती हैं। मेघना मुझे बहुत अच्छी दिखी थी, जो भी इनको मौका मिला पहले इनिंग में 25-26 रन बनाए थे कुछ, और क्या शानदार, मतलब आराम से 60 पॉइंट देकर के चली गई थी। मंदाना की तरह ये नहीं टाइम वेस्ट करो और फिर और जल्दी आउट भी हो जाओ। चार्ली डीन भाई, अब ये डेथ में 20 ओवर डाल रही है और स्पिन को हेल्प भी मिली है, मैचअप में भी इनका आप नाम देखोगे तो इनको मैं ले जाना चाहूँगा। इनका कुछ सिलेक्शन परसेंटेज 14 है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, 1% जो लिखा है। और अब बात करते हैं सीधा, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीसी डिसाइड करने के लिए। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ सिवर और मैथ्यूज और कर के बीच में। देखिए ऑल्दो सिवर के ओवर एक कट रहे हैं, एक ओवर कट रहा है, बट लेकिन अगेन इनका फेज देखिए, दूसरा ओवर, आखिरी से पहला ओवर और बीच का एक ओवर, तो तीनों फेज में इनकी बॉलिंग है और तीनों फेज में इनके सामने मैचअप्स हैं प्लेयर्स के साथ। मैथ्यूज के भी बहुत क्रूशियल ओवर हो गए हैं, एक पावर प्ले, एक मिड में और दो डेथ में, वो 18वां 20 में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवर कोई होता ही नहीं है क्रिकेट में, T20 में। कर के साथ यही प्रॉब्लम है कि पावर प्ले में उनको ओवर नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे जैसे मंदाना फॉर्म में नहीं है तो उनको आउट करने का मौका मिले मान लो, या सबनेरी मेघना भी जो हिट और मिस हो जाती है क्योंकि उनको आउट करने का मौका मिले, उनको आउट करने का मौका किसको मिलेगा यार, ये तीन प्लेयर को मिलेगा। इसलिए फिर कर की जो थोड़ी अपील है ना इस मैच में कम हो जाती है, मैचअप्स की वजह से, ऊपर से बैटिंग से अभी तक फ्लॉप हुई हैं या अनलकी रही हैं। तो वो उनका जो बैड लक है, उनका जो बैट के साथ पुअर फॉर्म है इन WPL यार, वो अपने को कॉस्ट कर जाएगा, जैसा कि आज मुझे कॉस्ट किया कि मैंने इनको प्रेफरेंस दी ओवर हेली मैथ्यूज BC के लिए, और वहीं पे मेरा मैच खत्म हो गया था। बाकी सब कुछ सही गया था। सिसोदिया को 2 ओवर मिल रहे हैं, 2 ओवर गुप्ता जी को मिल रहे हैं, और गुप्ता जी यार विकेट ले जाती हैं मजे मजे में। अमनजोत के ओवर कट रहे हैं भाई, तो इसलिए अमनजोत एज अ बैटर देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अमनजोत वर्सेस यश कवाटे का हो जाएगा बेस्ड ऑन बैटिंग ऑर्डर। और देखो यश कवाटे यार कीपिंग पे पॉइंट दे सकती है, तो बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट 19-20 के अंतर है, मतलब तब भी आप यश कवाटे को प्रायोरिटी दे सकते हो ओवर अमनजोत कौर। अब यहाँ से रेणुका का देखिए 3 ओवर ही मिले थे लास्ट मैच में, चौथा 4 ओवर निकल गई थी डेथ में की लिखी गई थी। चार्ली डीन के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखिए, जहाँ पे होते हैं बरेम के भी इंपॉर्टेंट मिडिल फेज में। तो अब मुंबई की प्रॉब्लम क्या है, मुंबई देखो या तो एक जल्दी देती है पावर प्ले में विकेट, है ना, और या फिर देती है सीधा वो मिड फेज में 15 ओवर के बाद आसपास, हर कौर जो है वो जल्दी मारने के लिए में आउट होती हैं, कैच आउट वगैरह। तो वो सब एरिया जो है ना, वो सब फेज में चार्ली डीन या बरेम के ओवर हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉट रेणुका और नॉट इवन किम गार्थ। ऊपर से इस वाले मैच में मैंने देखा भाई पेसर्स को ज़्यादा ओवर में ज़्यादा विकेट मिले ही नहीं, और अब तो पहले भी पूरे 4 ओवर डाल रही हैं पेसिंग वाले। तो इनको तो आप छोड़ नहीं सकते, इनको भी आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप ले लो पंट एजा इन प्लेस ऑफ रेणुका और किम गार्थ। ये है पैटर्न की कहानी। अब मैचअप पे ध्यान दे लेते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि किस बॉलर को प्रायोरिटी देनी किसको नहीं। तो देखिए अब यस्तिका वाला जो मैचअप है ना, वो अब ये वाला नहीं वर्कआउट करेगा बिकॉज ऑर्डर चेंज हो गया। तो यहाँ पे किम गार्थ का मैचअप था, वो अब शायद उतना वर्कआउट नहीं करे। लेकिन वर्कआउट किसका मैचअप कर सकता है, एलिस पेरी का मैचअप वर्कआउट कर सकता है हरमनप्रीत कौर के सामने। जॉर्जिया बरेम का मैचअप सिवर के सामने वो वर्कआउट कर ही सकता है आराम से। बरेम ने वैसे भी पिछले हेड टू हेड में काफी अच्छा किया था। डीन का मैचअप मैथ्यूज के सामने बहुत अच्छा है, और ये पावर प्ले में ओवर लेके आती हैं, तो इनको आप इंपॉर्टेंस दीजिए ओवर। रेणुका ने सिर्फ 12 इनिंग में 2 विकेट लिए, इन्होंने 4 में ही 2 ले लिए, तो आप समझिए एवरेज डीन की बेटर है रेणुका से, इसलिए आपको डीन लेनी पड़ती है। परसेंटेज में मत जाइए हमेशा। कर देखिए बहुत ज़्यादा बारी आउट हुई है हर किसी से, इसलिए मैं देख रहा हूँ, देखो पैरी, चार्ली डीन, जॉर्जिया वरेम, रेणुका सिंह भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं कर के साथ सीबीसी का रिस्क सजेस्ट नहीं करूंगा इस मैच में। मैचअप्स हैं और आउट हो सकती हैं जल्दी, चाहे इनका बैड लक ना भी हो, तब भी रन आउट ना भी हो, ये नॉर्मल आउट हो सकती हैं। और उसके अलावा बची है मैथ्यूज का सिर्फ डीन के साथ मैचअप है, और इनके साथ ओके ओके सा मैचअप है, तो मैथ्यूज मुझे लगता है अच्छा खेल सकती है यार, एज यूजुअल जैसे आज अच्छा खेली है। सिवर भी ठीक ठाक खेल सकती है, लेकिन सिवर का ये जो वरीम के साथ जो मैचअप है बहुत गंदा मैचअप है यार, लगभग 50% चांसेस हैं वरीम का विकेट फिर से ले जाए, है ना। रेनका ने हालांकि रन दिए हैं, एक बार आउट किया वैसे। ये वाला मैच फिर भी मैचअप ठीक है, किम गार्थ वाला ना 3 विकेट वाला, और यहाँ पे देखो विकेट तो लिया है लेकिन रन बहुत दिए हैं, और 18 इनिंग में विकेट लिए हैं। तो यहाँ से वही 3 बॉलर निकल के आती मेन यार, बरेम और आपकी चार्ली डीन, ठीक है।
इनको आप जरूर रखिएगा प्लान्स में। अब देखते हैं कि जब आरसीबी के सामने देखिए, आरसीबी में ऑलरेडी देखिए ये वाली फॉर्म में है ही नहीं स्मृति मंदाना, तो इनको देखिए सबसे ज़्यादा सिवर से खतरा है, मैथ्यू से खतरा है, कर से भी थोड़ा बहुत खतरा है। तो इनको आप लो या ना लो देख लो, मतलब ये जल्दी आउट होंगी आज भी, कोई डाउट नहीं मुझे। वाइट शायद ही खेलें, बट खेलती हैं तो इनका भी मैचअप मैथ्यूज के सामने है थोड़ा बहुत। क्लार्क और ये तो खेल नहीं रहे हैं, एमलेकर को भी आउट किया, दो एमलेकर में दो आउट आउट किया है। और पैरी पैरी का आप देखोगे यार, कोई बहुत स्टैंडर्ड मैचअप नहीं है, एक एक बार विकेट दिया ज़रूर है, सिर्फ कर को उस पर और ही विकेट दिया, बट आप देखो ना 120 रन मार दिए हैं 16 इनिंग में, तो एवरेज बहुत बेकार है, 40 की एवरेज है यार, कोई सेंस नहीं है। तो मतलब ये अच्छा खेल सकती हैं, बजाय ये कोई इनके साथ बैड लक ना हो, रन आउट ना हो। तो इनकी एक बड़ी पारी आ सकती है, जस्ट लाइक बिफोर 81 वाली जो पारी थी वो रिप्लिकेट हो सकती है आज के मैच में भी। तो उस बेसिस पे आप इनको अगर बीसी करना चाहो तो कर दो, लेकिन ओवरऑल ऑलराउंडर वैल्यू मुझे नहीं दिखती है इस सीजन रेगुलरली, उनके बॉलिंग से नंबर अच्छे नहीं दिखे। मेघना जो अब ओपन कर रहे हैं उनके मैथ्यू के सामने आउट हो सकते हैं, और सिवर के सामने उनका मैचअप अच्छा खासा है, तो अगेन ओपनर के साथ दो पावर प्ले की बॉलर के मैचअप दिख रहे हैं, यहाँ भी दोनों पावर प्ले की बॉलर के साथ मैचअप दिख रहे हैं। उसके अलावा आप बरेम के साथ भी देख लो सिवर, और यहाँ पे कर का भी मैचअप है और इस्माइल का। अगेन फिर रिचा घोष मैथ्यूज का शिकार बनी है 2 बारी, और सिवा एक बारी, इस्माइल का एक बारी, कनका होजा कर के साथ और गुप्ता के साथ एक मैचअप है। और का ये मैचअप देखो, ये आया था पिछले ही मैच में, पैरी, बरेम और आपका ये रिचा घोष, तीनों को उड़ा के लगी थी सस्ते में। तो यहाँ से देखिए कर थोड़ी अपील कम कर रही है मैचअप में, सबसे ज़्यादा अच्छी अपील जो है वो मैथ्यूज़ की है, और उसके बाद नेट सिवर की है, और उसके बाद इस्माइल की है, चौथे नंबर पे कहीं पे एमलेकर की अपील है, बट लेके जाना सीबीसी नहीं करना। एबी टेबल आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको टीमें अपने इस हिसाब से बनानी है आप बना सकते हो। आई एम सरप्राइज कि पेरी को थोड़े कम पॉइंट क्यों मिले, जस्ट बिकॉज उनका वो हेड टू हेड का जो ब्रेवोन वाला रिकॉर्ड है वो फेवर में नहीं है, इसलिए थोड़ा रेटिंग कम हुई है। बाकी इधर की रेटिंग जो है वो एकदम बैंग ऑन है, और एज पर सेंटिमेंट्स भी अलाइन कर रही है। अब मैंने सारी एनालिसिस करके अपनी टीम कैसे स्टैकअप की है वो आप देख लीजिए एक बारी, मेरी शक्ल भी देखते रहिए साथ में, अगर पसंद आ रही है तो इसमें सिंपल सी बात है, अभी तो सिर्फ एक श्योर शॉट ऋचा घोष है, यस्तिका भाटिया ओनली इफ ओपनिंग, कौर पक्का ले जानी है, इनके साथ मैं रिस्क ले लूंगा। एक काम ये भी कर सकता हूँ, अमनदीप के साथ भी जा लूंगा, और इनके जगह पे यस्तिका भाटिया ले लूंगा अगर वो ओपन करती हैं, ये वैसे ही फॉर्म में नहीं है यार। ये फिर 5 तो ऑलराउंडर फिक्स हैं, ये वाली सब्जेक्टेड है, देखते हैं कैसे करना है इनका। इधर से मेरी बॉलर फिक्स्ड है, स्माइल एंड डीन, मैं यहाँ पे किम गार्थ और रेणुका ठाकुर पे पंट ले रहा हूँ। सी बी सी भी आपको दिख रही होंगी, मैथ्यूज मेरी सी हैं और वीसी मेरी नेट सिवर है, रीज़न मैंने आपको समझा दिया पहले। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके बताइए कि भाई एनालिसिस ऐसे भी होती है, सिर्फ डेटा दिखा के कंफ्यूज करने के बजाय आपको प्रायोरिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर में जो हेल्प मिलती है इस वीडियो के थ्रू, वो एक यूनिक फीचर है हमारे फॉर्मेट का, उसको आप ज़रूर थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो ही प्रमोट कीजिएगा, मेरे कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो फिर यार, बाकी ध्यान रखो अपना, मिलते हैं, अब तो 2 मैच और बचे हैं इसके बाद, ठीक है, सीधा एलिमिनेटर होगा, उसके बाद फाइनल, खत्म डब्ल्यूपीएल की कहानी। ठीक है यार दोस्तों, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।